एक छोटे से गांव शिवपुड़ा में रामेश्वर नाम का किसान रहता था। रामेश्वर के परिवार में उसकी एक छोटी बेटी और पत्नी थी। रामेश्वर स्वभाव का बड़ा ही अच्छा था, लेकिन बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। उसी के सहारे रामेश्वर का घर चल रहा था, लेकिन जमीन अब बंजर होती जा रही थी। उसमें ना के बराबर फसल होती थी, जिससे रामेश्वर का घर भी ठीक से नहीं चल पाता था। इस कारण रामेश्वर बहुत चिंतित रहने लगा। सीता, दिन ब दिन हमारी जमीन तो बंजर होती जा रही है। कभी यही खेत हमारी रोजी रोटी का सबसे बड़ा सहारा हुआ करता था। हर मौसम में भरपूर फसल होती थी और मैं खुशहाली रहती थी। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि उसमें इतनी भी फसल नहीं हो पाती कि हमारा गुजारा हो सके। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। मैं सच कहता हूँ, मुझे बहुत फिक्र होने लगी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में हमारा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। न बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी, न ही घर का खर्च निकल पाएगा। बस यही चिंता हर वक्त मुझे खाए जा रही है। अजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? खेत ने साथ छोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी रुक जाएगी। मुझे लगता है हमें हमारी खेती की पद्धति बदलनी होगी। शायद हमारा खेत धान की खेती के लिए नहीं बना है। मौसम भी अब पहले जैसा नहीं रहा। धान की फसल के लिए जितना पानी चाहिए उतना अब बरसता ही नहीं। क्यों ना हम कोई और फसल आजमाएं, जैसे दालें, मक्का या फिर सब्जियां। ये सब कम पानी में भी उग जाती हैं और लोग इनकी मांग भी ज्यादा करते हैं। हमें वक्त के साथ बदलना होगा, तभी हमारी हालत सुधर पाएगी। तुम ठीक कह रही हो सीता। दिक्कत यह है कि फिर से बुवाई करने के लिए बहुत खर्चा आएगा। बीज, खाद, मजदूरी, सबके दाम बढ़ गए हैं और हमारे पास जितना भी धन था वो पिछले सीजन की खेती में ही खत्म हो गया। कई बार तो लगता है जैसे किस्मत ने हमसे मुंह मोड़ लिया हो। अब और पैसा हम कहां से लाएंगे? बिना पूंजी के खेती कैसे शुरू करें? अगर आप मेरी बात माने तो हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। गांव में साहूकार तो हैं ही। अगर आप उनसे कुछ पैसे उधार ले लें तो हम नए सिरे से खेती शुरू कर सकते हैं। आप जानते हैं, मुसीबत के समय थोड़ा जोखिम उठाना ही पड़ता है। अगर हम बैठकर रोते रहेंगे तो हालात और बिगड़ जाएंगे। क्यों ना आप कल ही साहूकार से बात कर लें? लेकिन सीता, तुम भी जानती हो कि साहूकार से उधार लेना कितना बड़ा जोखिम है। ब्याज तो आसमान छूता है। अगर हमने दूसरी फसल बोई और वह भी खराब हो गई तो हम साहूकार का पैसा कैसे लौटाएंगे? हम पहले ही काफी कर्ज में डूबे हुए हैं और कर्ज का बोझ बढ़ा तो हमारी हालत और भी खराब हो जाएगी। पर सच कहूं तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो वैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। अब लगता है हमें किस्मत आजमानी ही पड़ेगी। मैं समझती हूँ आपकी चिंता रामेश्वर, लेकिन ये भी सोचिए कि अगर डरते रहे तो कुछ बदल भी नहीं पाएंगे। हम दोनों दिन रात मेहनत करेंगे। अगर पूरी लगन से कोशिश करेंगे तो नई फसल जरूर सफल होगी। हिम्मत रखिए, आज ही साहूकार के पास जाइए और जो मदद मिल सके लेकर आइए। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान भी हमारी मेहनत जरूर रंग लाएंगे। रामेश्वर साहूकार से कर्जा ले लेता है और उन पैसों से फिर से बुवाई शुरू कर देता है। लेकिन किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती। सीता, जिसका डर था वही हुआ। इस बार भी उस मनहूस जमीन से कुछ नहीं निकला। खेत जैसे मेरी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है। रोज सुबह से शाम तक खटता हूँ, पसीना बहाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस बार कुछ बदल जाएगा, लेकिन हर बार वही निराशा। अब तो सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पूरी तरह से हार चुका हूँ। लगता है जैसे जीवन ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। अजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हिम्मत हारना तो हमारे खून में ही नहीं है। आपने कितनी बार मुश्किलों का सामना किया है और हर बार बाहर निकले हैं। ये कठिनाइयां भी हमेशा नहीं रहेंगी। अभी जमीन साथ नहीं दे रही है, पर इसका मतलब ये थोड़े ना कि जिंदगी ही रुक जाएगी।
कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। सीता, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, पर अब मुझ में संयम नाम की कोई चीज नहीं बची। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, कर्ज का बोझ और बढ़ता जा रहा है। खेत पर मेहनत करते करते मैं खुद को खोता जा रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। इतना बोलकर रामेश्वर घर के बाहर चला जाता है और जाकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी रामेश्वर का चचेरा भाई मोहन वहां पर आता है और बोलता है, क्या हुआ रामेश्वर? बहुत परेशान लग रहे हो। तुम्हारा चेहरा ही सब बयां कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उठा रखा हो। आखिर बात क्या है? मुझसे कहो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। भैया, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं किससे कहूं और क्या करूं, समझ ही नहीं पा रहा हूं। मेरी जमीन अब पहले की तरह उपज नहीं दे रही। जितनी उम्मीद लेकर बीज बोता हूं, उतनी फसल मिलती ही नहीं। ऊपर से पहले ही बहुत कर्जा था। इस बार तो मजबूरी में साहूकार से भी उधार लेना पड़ा। अब उसकी किस्त भरना तो दूर, ब्याज का भी इंतजाम नहीं है। इस बार की पूरी फसल बर्बाद हो गई। मेरे सारे सपने, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई भैया। रामेश्वर, यही तो मैं बार बार कहता हूं। इतनी मेहनत, इतना पसीना बहाने के बाद भी आखिर तुम्हें मिलता क्या है? हर साल वही कर्ज, वही परेशानियां। तुम्हारी हालत तो और बिगड़ती जा रही है। मेरी मानो तो खेती करना ही छोड़ दो। इतने सालों से देख रहे हो, खेती से न तो चलता है न कर्ज उतरता है। तुम धीरे धीरे इस बोझ तले दबते जा रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का क्या होगा? भैया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं खेती छोड़ दूं तो करूंगा क्या? मुझे खेती के अलावा कुछ आता ही नहीं। यही मेरा पुश्तैनी काम है। यही तो अब तक मेरी रोजी रोटी का सहारा रहा है। अगर खेती भी छूट गई तो मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा? बच्चे क्या खाएंगे? पत्नी को क्या दूंगा? यही सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। रामेश्वर, तुम क्यों सोचते हो कि सिर्फ खेती ही रोजी रोटी का सहारा है? और भी तो रास्ते हैं कमाई के। अब देखो, गांव में कई लोग छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं। कोई अनाज मंडी में दुकान खोले बैठा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दूध का काम कर रहा है। सबके घर चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है। तुमने इतने साल खेती करके देख लिया, लेकिन हाथ में क्या आया? खाली कर्ज और निराशा। अब समय आ गया है कि तुम रास्ता बदलो। रामेश्वर, देखो, कब तक तुम इस खेत से उम्मीद लगाए बैठे रहोगे? सालों से मेहनत कर रहे हो, लेकिन मिला क्या? बस कर्ज, चिंता और ताने। ये खेती तुम्हें कुछ नहीं दे रही। मेरी मानो तो अब इसे छोड़ दो। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? कुछ और काम क्यों नहीं शुरू करते? भैया, आप सही कह रहे हो। सच में यह खेती मेरे लिए अभिशाप बन गई है। दिन रात खून पसीना बहाता हूं, लेकिन बदले में सिर्फ कर्ज और दुख मिलता है। लेकिन भैया, अब सवाल यह है कि मैं करूं तो क्या करूं? कौन सा व्यापार करूं? मुझे इस सब का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। देखो रामेश्वर, जिंदगी को बदलने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर तुम हिम्मत कर लो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। मेरी बात मानो तो एक काम करो, तुम एक गाय खरीद लो। दूध का व्यापार हमेशा चलता है। इसमें घाटा बहुत कम होता है और मेहनत का सीधा फल मिलता है। गांव में दूध की हमेशा मांग रहती है और शहर में भी अच्छे दाम मिल जाते हैं। गाय? लेकिन भैया, उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। अभी तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि गाय खरीद सकूं। कर्ज का बोझ पहले से सिर पर है, ऊपर से नया खर्चा कैसे उठाऊं? यही तो बात है। पैसों की चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे एक पहचान वाला आदमी है, वह तुम्हें गाय खरीदने के लिए पैसे उधार दे देगा। तुम चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। ये मौका मत गंवाओ, वरना जिंदगी भर इस मनहूस खेत से बंधे रह जाओगे। भैया, अगर आप कह रहे हो तो जरूर इसमें भलाई होगी। आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा है। ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं मान लेता हूं। अब मैं दूध का ही व्यापार करूंगा। शायद यही रास्ता मेरी किस्मत बदल दे।
मोहन अपने किसी पहचान के साकार से पैसे निकलवाकर रामेश्वर को एक गाय दिलवा देता है। गाय की मदद से रामेश्वर का व्यापार अच्छे से चलने लगता है। सीता, हमें यह दूध का व्यापार पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। हम बेकार ही उस मनहूस खेत के पीछे लगे रहे और कर्ज में डूबते रहे। अब देखो, दूध से कितने अच्छे पैसे मिल रहे हैं। थोड़े ही दिनों में हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है। उसकी शादी के लिए भी हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा पाएंगे। इससे हमारी चिंता भी कम हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी अचानक एक जहरीला पौधा खाने की वजह से गाय की मौत हो जाती है। गाय के मरने की वजह से रामेश्वर का सारा व्यापार बंद हो जाता है। रामेश्वर बहुत चिंता में पड़ जाता है। तभी अचानक साहूकार वहां आता है और बोलता है, रामेश्वर, अब मेरा सब्र जवाब दे रहा है। महीनों से टाल मटोल कर रहा है तू। सुना है कि तेरे दूध का धंधा पिछले दिनों अच्छा खासा चला था। लोगों ने कहा कि रोज सुबह शाम तेरे घर से दूध की बाल्टियां निकला करती थी। फिर भी तूने मेरे पैसे क्यों नहीं लौटाए? आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। या तो रुपए दे या फिर कोई सामान गिरवी रख। साहूकार जी, आपकी बात सच है। धंधा चला था, पर किस्मत ने फिर दगा दे दिया। कल ही मेरी सबसे अच्छी दूध देने वाली गाय ने गलती से खेत में उगे जहरीले पौधे खा लिए। सुबह तक वह मर गई। अब सोचिए, बिना गाय के मैं दूध कहाँ से लाऊं? घर में अनाज तक नहीं है, फिर पैसा कहाँ से दूं? मैं आपकी रकम लौट आना चाहता हूं, पर इस वक्त सचमुच असमर्थ हूं। मुझे ये बहाने मत सुना। तेरी गरीबी की दास्तान मैं रोज नहीं सुन सकता। पैसा चाहिए, मतलब चाहिए। पहले तेरे बैरन खेत ने तुझे धोखा दिया, अब तेरी गाय भी मर गई। सच कहूं तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तू मनहूस आदमी है। तेरी छाया भी किसी पर पड़े तो उसका भी बुरा हो जाए। अगर कल शाम तक मेरी पूरी रकम नहीं मिली तो मैं मुखिया जी को साथ लेकर आऊंगा। फिर तेरे पास ना ये टूटा फूटा घर बचेगा और ना ही जमीन। सोच ले रामेश्वर, मेरी आखिरी चेतावनी है। सावकार गुस्से में पैर पटकते हुए चला जाता है। इस सब की वजह से रामेश्वर बहुत चिंता में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वह गुस्से से खेत की ओर निकल जाता है और खेत पहुंचकर बोलता है, यह जमीन मेरे लिए मनहूस है। आज इस जमीन की वजह से मैं इस जगह पर हूं। इस खेत ने मेरा कभी साथ नहीं दिया, मुझे कभी अच्छी फसल नहीं दी। मैं हर साल इसमें कितनी मेहनत करता हूं, पर इसने आज तक मुझे कभी मेरी मेहनत का फल नहीं दिया। आज जो कुछ भी हो रहा है इस खेत की वजह से हो रहा है। अगर यह खेत ना होता तो मुझे इतना कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं जितने भी कर्ज में हूं, यह सब इस खेत की वजह से है। आज मैं इस मनहूस खेत को ही बेच देता हूं और अपना सारा कर्जा चुका देता हूं। थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे, उससे मैं कोई नया व्यापार कर लूंगा। और गुस्से में रमेश्वर गांव के साहूकार के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, मैं अब आपके पैसे कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैंने कोशिश की, कई बार किया, लेकिन हर बार किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। बारिश कभी वक्त पर नहीं हुई, फसल कभी ठीक से नहीं निकली, और जब निकली भी तो या तो कीड़े लग गए या दाम इतने गिर गए कि बस गुजारा भी मुश्किल हो गया। मेरे पास अब कोई और चारा नहीं बचा है और दूसरा कोई काम करने के लिए भी मेरे पास पूंजी नहीं है। यही वजह है कि मैं अपना खेत बेचने का सोच रहा हूँ। वह खेत ही अब मेरे लिए बोझ बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरा खेत ले लीजिए। उसमें से जितना आपका कर्ज बनता है वह काट लीजिए और जो बचा खुचा रहेगा वही मुझे दे दीजिए। यही मेरी आखिरी उम्मीद है। साहूकार मन ही मन सोचने लगता है, वाह, ये तो गजब का मौका है। यह आदमी मजबूरी में है, बेचारा कंगाल हो चुका है। इसे कोई दूसरा सहारा नहीं मिलेगा। ये खेत वैसे भी ठीक फसल नहीं देता, लेकिन जमीन तो जमीन है।
अगर मैं अभी इसे औने पौने दाम में खरीद लूं तो आने वाले सालों में मुझे इसका बड़ा फायदा होगा। यही सही वक्त है इसके टूटे हालात का फायदा उठाने का। अरे, तुम जैसे मनहूस आदमी से खेत लेकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? तुम्हारे साथ साथ मनहूसियत मेरे घर भी चली आएगी। गांव का कोई भी आदमी तुम्हारा खेत नहीं खरीदेगा। सब जानते हैं उस खेत ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। मैं क्यों अपनी दौलत उस मनहूस जमीन में डुबाऊं? सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर यह खेत नहीं बिकेगा तो मैं आपके पैसे कभी नहीं चुका पाऊंगा। अब आप ही सोचिए, अगर आपको आपका पैसा चाहिए तो आपको ये खेत लेना ही होगा, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए फुटी कौड़ी भी नहीं है। मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी इसी कर्ज में डूबकर खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं तुम्हारा खेत खरीदने के लिए तैयार हूं। लेकिन सुन लो, मैं उस खेत के बदले तुम्हें सिर्फ 1000 सोने के सिक्के ही दे सकता हूं। उससे ज्यादा उस खेत की कोई कीमत ही नहीं है। तुम भी जानो और मैं भी जानता हूं कि वह खेत किसी काम का नहीं है, तो ज्यादा उम्मीद मत पालो। क्या सिर्फ 1000 सिक्के? सेठ जी, आप भी जानते हैं कि उस खेत की असली कीमत कम से कम 4000 सोने के सिक्के हैं। आप तो गांव के सबसे समझदार और इज्जतदार आदमी हैं। आप मुझे ही इतना ठगेंगे तो बाकी लोग मुझ पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है 4000 तो नहीं, लेकिन कम से कम 3000 तो आपको देने ही चाहिए। यही न्याय होगा। क्या बोला तूने? एक तो मैं तुझ पर एहसान कर रहा हूं, वरना तेरे खेत को कोई कौड़ी में भी नहीं पूछता, और तू मुझसे 3000 सिक्कों की उम्मीद कर रहा है? सुन, ज्यादा जुबान मत चला। तुम्हारे खेत ने तुम्हें आज तक क्या दिया है? सिर्फ कर्ज, दुख और बदनामी। और मुझे क्या देगा? उल्टा मुझे ही घाटा होगा। मैं तो तुझसे यह खेत लेकर भी जोखिम उठा रहा हूं। लेना है तो ले, वरना उठ और निकल जा यहां से। रमेश्वर बहुत चिंता में डूब जाता है। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वह करे तो क्या करे। लंबे समय तक सोचने और खुद को समझाने के बाद वह भारी मन से साहूकार से कहता है, ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। मैं मजबूर हूं। आप मुझे 1000 सिक्के ही दे दीजिए। साहूकार तुरंत रमेश्वर को सिक्के देता है और खेत अपने नाम कर लेता है। रमेश्वर घर पहुंचकर सीता को सारी बातें बताता है। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? इतनी जल्दी में इतना बड़ा फैसला ले लिया। आखिर वह जमीन हमारे पुरखों की निशानी थी, हमारी पहचान थी। हम चाहे भूखे मर जाते, लेकिन उस जमीन को इतनी सस्ती कीमत पर नहीं बेचते। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है रमेश्वर। और मैं करता भी क्या सीता? उस मनहूस खेत ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उसी खेत के चक्कर में मैं इतना कर्ज में डूब गया कि चैन की नींद तक सोना भूल गया। हर रोज अपमान, हर रोज ताने। मैंने सोचा सारी मुसीबत की जड़ यही खेत है। आखिर उस खेत ने हमें दिया भी क्या है अब तक? भूख, कर्ज, बर्बादी और शर्मिंदगी। इसलिए मैंने उस मनहूस खेत को बेच दिया। जानती हूँ हम बहुत मुसीबत में थे, लेकिन फिर भी खेत बेचना तो किसी बात का हल नहीं हुआ ना। आखिर हमारे पास उस खेत के अलावा और है भी क्या जो आपने वह भी बेच दिया? आप कुछ भी कहो, लेकिन मुझे आपका यह निर्णय सही नहीं लग रहा। और तो और उस साहूकार ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया है। आपको केवल उस खेत के 1000 सिक्के ही दिए हैं, जबकि वह खेत कम से कम 4000 सिक्कों में बिकना चाहिए था। उसने आपका फायदा उठाया है और आप भी उसके जाल में फंसकर उसे 1000 सिक्के में खेत बेचकर आ गए। यह आपने सही नहीं किया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता सीता। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। साहूकार ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और वह अपने पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मुझे किसी भी हालत में उसके पैसे लौटाने थे। इसलिए मैंने उस गुस्से में आकर खेत ही बेच दिया। लेकिन आपने सिर्फ 1000 सिक्के में वह खेत बेचा है। ये बहुत घाटे का सौदा हुआ है। उस साहूकार ने आपका फायदा उठाया है। सीता,
अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम ऐसा समझ लो कि हमारी किस्मत ही खराब है। मैं कुछ भी करता हूं तो मेरा घाटा ही हो रहा है। फिर रामेश्वर घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे अपना एक दोस्त मिलता है। अरे रामेश्वर, पहचाना मुझे? मैं किशन। कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है। भाई, तू तो बिल्कुल ही बदल गया है। पहले जैसा उत्साह नहीं दिख रहा। सब ठीक तो है ना? अरे किशन, क्या बताऊं तुझे, मेरी हालत ऐसी हो गई है कि जीने की इच्छा ही नहीं बची। एक मुसीबत से निकलता हूं तो दूसरी मुसीबत मुंह बाएं खड़ी मिलती है। अब तो लगता है जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। अरे, कैसी बातें कर रहा है तू? जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं? तू तो हमेशा हिम्मती और खुशमिजाज इंसान था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तू इस तरह हार मानने की सोच रहा है? क्या बताऊं किशन, ना परिवार के लिए कुछ कर पा रहा हूं ना अपने लिए। मेहनत करने के बाद भी सब हाथ से निकल जाता है। यहां तक कि दिमाग भी अब काम करना छोड़ चुका है। सोचता हूं कि बस कहीं जाकर अपनी जान दे दूं। हे भगवान, ये तू क्या कह रहा है? तेरे परिवार का क्या होगा? जरा सोच, तेरे बच्चों का क्या होगा तेरे बिना? बस यही तो है। मेरी मति मारी गई थी, जो मैंने अपना खेत भी बेच डाला, और वह भी सिर्फ 1000 सिक्कों में। मेरे जीवन का सहारा ही छीन लिया गया। क्या तूने अपना खेत सिर्फ 1000 सिक्कों में बेच दिया? भाई, तू तो पूरी तरह साहूकार के जाल में फंस गया। उसने तेरा बुरी तरह फायदा उठाया है। हाँ किशन, मैं मजबूर था। हालात ऐसे थे कि मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया। लेकिन अब जब सोचता हूं तो लगता है कि सब खत्म हो गया। रामेश्वर, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हिम्मत मत हार। अगर तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। मैं तेरे खेत को तुझे वापस दिला सकता हूँ। क्या सच में किशन? क्या यह मुमकिन है? लेकिन वह चालाक साहूकार, वह क्यों मुझे खेत वापस देगा? उसके लिए तो ये सोने की खान है। रामेश्वर, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज पैसे से भी ज्यादा होती है, और वह है बुद्धि। मेरे पास एक तरकीब है। तू बस वही करेगा जो मैं कहूंगा। अच्छा, पर बताओ, वह साहूकार खुद मेरे घर आएगा और कहेगा कि खेत वापस ले लो? यह तो किसी चमत्कार जैसा लग रहा है। और फिर सिर्फ 200 सिक्कों में? यह तो असंभव है। मैंने तो उसे 1000 सिक्के दिए थे। यही तो खेल है मेरे भाई। वही साहूकार तेरे दरवाजे पर आकर तुझसे गिड़गिड़ाएगा, और जब वह कहे तब तू उसे साफ साफ बोल देना, मैं खेत लूंगा, लेकिन सिर्फ 200 सिक्कों में। एक भी सिक्का ज्यादा मत देना। पर किशन, ऐसा कैसे होगा? आखिर वह अपना मुनाफा क्यों छोड़ेगा और क्यों आएगा मेरे पास? उसकी मजबूरी उसे तेरे पास खींच कर लाएगी। यह तू अभी नहीं समझेगा। तू बस इतना याद रख, साहूकार के लालच का अंत उसी लालच से होगा। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन तू पराया नहीं, भाई जैसा है। तेरे कहे पर भरोसा करूंगा। बस यही तेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। तू यकीन रख, कल हालात ऐसे पलटेंगे कि साहूकार खुद तुझे खेत लौटाने को मजबूर होगा, और तब तेरा सिर गर्व से ऊंचा होगा। फिर किशन साहूकार के पास जाता है और बोलता है, नमस्ते भाई जी, मेरा नाम किशन सिंह है। मैं पड़ोसी गांव से आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास बहुत सारी जमीन है। दरअसल मेरी एक आदत है कि हर साल एक शुभ अवसर पर मैं कुछ न कुछ जमीन जरूर खरीदता हूँ। यह मेरी परंपरा भी है और विश्वास भी। जमीन ही असली दौलत है भाई जी। सोना चांदी खत्म हो सकता है, लेकिन जमीन हमेशा आदमी के साथ रहती है। अगर आप मुझे अपनी कोई जमीन बेचना चाहें, तो मैं उसके बदले आपको अच्छी खासी रकम देने के लिए तैयार हूँ। आपके लिए यह सौदा फायदेमंद ही होगा। वाह किशन जी, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। आप जैसे इज्जतदार आदमी
अगर मेरी जमीन लेना चाहें तो मेरे लिए भी गर्व की बात होगी। मेरे पास तो बहुत सारी जमीनें हैं, उपजाऊ भी हैं और सुंदर भी। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं। यकीन मानिए, आप देखकर खुश हो जाएंगे। साहूकार किशन को अपनी जमीन दिखाने ले जाता है। चलते चलते वह चारों ओर हाथ फैलाकर खेतों की हरियाली दिखाता है। वहां पहुंचकर साहूकार बड़े गर्व और आत्मविश्वास के साथ कहता है, देखिए किशन सिंह जी, ये जमीन कितनी हरी भरी है। यहाँ की मिट्टी सोने से भी कीमती है। यहाँ जो बीज डालो वह 2 गुना तिगुना फलता है। आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। यह आपके परिवार की कई पीढ़ियों के काम आएगी। किशन जमीन को गौर से देखता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह कुछ देर तक चुपचाप सोच में डूबा रहता है और फिर मन ही मन बोलता है, अरे यह तो रामेश्वर की जमीन लग रही है। लगता है साहूकार मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। यह मुझे किसी और की जमीन दिखा रहा है। भाई जी, यह जमीन तो सचमुच अद्भुत है। मैं इसे खरीदना बहुत पसंद करूंगा, क्योंकि ऐसी जमीन हर किसी के नसीब में नहीं होती। इसकी दिशा, इसका फैलाव, यहाँ की ऊर्जा, सब कुछ उत्तम है। जो भी इस जमीन का मालिक होगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि कभी खत्म नहीं होगी। वह आदमी जो चाहे वह पा सकेगा। उसके घर परिवार को आने वाली कई पीढ़ियों तक कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसी जमीन तो अपने आप में खजाना होती है। किशन की यह बातें सुनकर साहूकार का चेहरा उतर जाता है। वह गहरी सोच में पड़ जाता है। उसके मन में लालच, डर और शक सब मिलकर हलचल मचाने लगते हैं। नहीं, अगर किशन सच कह रहा है तो यह जमीन ही मेरी तरक्की का राज है। यही जमीन है जिसने मुझे साहूकार बनाया है। अगर मैंने इसे बेच दिया तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। मेरी दौलत, मेरा मान सम्मान सब मुझसे छिन जाएगा। नहीं, ये सौदा मैं नहीं कर सकता। किशन सिंह जी, मुझे माफ कीजिए। मैंने आपको गलती से यह जमीन दिखा दी। दरअसल मेरा इरादा आपको दूसरी जमीन दिखाने का था। ये मेरी सबसे कीमती जमीन है और मैं इसे किसी भी हालत में नहीं बेच सकता। आइए, मैं आपको एक और जमीन दिखाता हूँ जो भी अच्छी है और बेचने के लिए उपलब्ध है। नहीं भाई जी, मुझे कोई दूसरी जमीन नहीं देखनी। मुझे तो यही जमीन पसंद आई है। आप इसकी कीमत बताइए। मैं आपके मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार हूँ। आपको घाटा नहीं होगा, बल्कि लाभ ही लाभ होगा। बस हाँ कह दीजिए। नहीं किशन जी, ये जमीन मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। आप चाहे जितना जोर डालें, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। कृपया मेरे साथ चलिए, मैं आपको दूसरी जमीन दिखाता हूँ। आखिरकार साहूकार किशन को दूसरी जमीन दिखाने ले जाता है। यह वही जमीन थी जिसे साहूकार ने कुछ समय पहले रामेश्वर से खरीदा था। देखिए किशन जी, ये जमीन मैंने हाल ही में खरीदी है। यह भी उपजाऊ है और यहाँ खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी अधिक होगी। मुझे इसके बदले पूरे 5000 सोने के सिक्के चाहिए। क्या आप इस जमीन की बात कर रहे हैं? नहीं भाई जी, यह जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। मैं इसे तो मुफ्त में भी ना लूं। 5000 सोने के सिक्के की तो बात ही छोड़िए। यह जमीन मेरे लिए व्यर्थ है। किशन जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आखिर इस जमीन में ऐसी कौन सी कमी है कि आप इसे मुफ्त में भी नहीं खरीदना चाहते? मुझे यह जमीन नहीं खरीदनी चाहिए थी। यह जमीन मनहूस है। मैं तो अब तक यही सोच रहा हूं कि आखिर तुम अभी तक सुरक्षित कैसे हो। जिस किसी ने भी इस जमीन को अपने पास रखा है, उसका जीवन बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। इस जमीन की छाया तक अशुभ है। जिसके पास भी यह रहेगी, वह धीरे धीरे हर सुख सुविधा से वंचित हो जाएगा। अनाज के लिए मोहताज हो जाएगा। परिवार दर दर की ठोकरें खाएगा। मैं अपनी विद्या और अनुभव के बल पर साफ देख सकता हूं कि इस जमीन का भूतकाल बहुत ही भयानक रहा है। इस मिट्टी ने कई घर उजाड़े हैं और यही वजह है कि यह जमीन जहां भी जाएगी उसका विनाश तय है।
जितना मुझे पता है, जिसने भी यह जमीन पहले अपने पास रखी थी, उसने या तो सब कुछ खो दिया या मजबूरी में इसे दूसरों को सौंप दिया। यह जमीन तुम्हारे पास भी बर्बादी लेकर आई है। यह कोई साधारण भूमि नहीं है, यह तुम्हारी परीक्षा लेने आई है। तुम सच कह रहे हो? ये जमीन मुझे रमेश्वर ने बेची थी। मैंने खुद देखा है, रमेश्वर को इस जमीन से कभी कोई लाभ नहीं हुआ। जब से यह जमीन उसके पास आई, उसके घर का चूल्हा तक बुझने की कगार पर आ गया। उसकी हालत मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। वह आदमी पूरी तरह बर्बाद हो गया था। फसलें सूख गईं, पशु मर गए, कर्ज का बोझ उस पर चढ़ गया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। शायद यह जमीन ही उसकी बर्बादी की वजह रही, और अब वही जमीन मेरे पास है। तो क्या मेरी हालत भी रमेश्वर जैसी हो जाएगी? नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मेरा नामो निशान मिट जाएगा। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। मुझे यह जमीन किसी भी हालत में अपने पास नहीं रखनी चाहिए। मैं इसे कल ही बेच दूंगा। सुनो साहूकार, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह कोई सामान्य जमीन नहीं है, यह शापित है। यह जमीन किसी और को नहीं बेच सकते। अगर तुम किसी और को बेचने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा विनाश और भी तेजी से होगा। याद रखो, यह भूमि तुम्हें उसी को लौटानी होगी जिससे तुमने ली थी। अगर तुम इसे रमेश्वर को वापस बेच दोगे तो तुम्हारा आने वाला समय सुधर जाएगा। सारी पीड़ा, सारे संकट तुम्हारे सिर से उतरकर रमेश्वर के ऊपर लौट जाएंगे। लेकिन किशन जी, मैंने रमेश्वर को यह जमीन पूरे 1000 सोने के सिक्कों में खरीदी थी, और अगर मैं इसे वापस बेचने जाऊं तो क्या वह मुझे उतने ही सिक्के लौटा पाएगा? अगर वह नहीं लौटा पाया तो मेरा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। सिक्कों का मोह छोड़ दो साहूकार। धन तो मेहनत से फिर कमाया जा सकता है, लेकिन अगर यह जमीन एक दिन भी और तुम्हारे पास रही तो तुम्हारे पास धन तो दूर, जीवन तक बचा नहीं रहेगा। लालच मत करो। घाटे का सौदा ही सही, पर यह सौदा तुम्हारी जिंदगी बचा लेगा। आप सही कह रहे हैं किशन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धन का क्या है, आज है तो कल चला जाएगा। लेकिन अगर जान ही चली गई तो धन का क्या करूंगा? ठीक है, मैं कल ही रमेश्वर के पास जाऊंगा। चाहे घाटा कितना भी हो, मैं यह जमीन उसी को वापस बेच दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त होगी, रमेश्वर को मेरे सिक्के लौटाने ही होंगे। शर्त मत रखो साहूकार। हो सकता है उसके पास पूरा धन न हो, पर याद रखो, जमीन वापस देकर ही तुम्हारा उद्धार होगा। अगर तुम लालच में आकर सौदा बिगाड़ दोगे तो यह जमीन तुम्हारे जीवन को चबा जाएगी। नहीं, नहीं, मैं और जोखिम नहीं उठाना चाहता। ठीक है किशन जी, मैं कल ही रमेश्वर के घर जाकर यह जमीन उसे वापस दे दूंगा। अब मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक ये जमीन मेरे पास है। अगले दिन साहूकार रामेश्वर के पास जाकर कहता है, रामेश्वर, मैं बहुत सोच विचार के बाद एक निर्णय पर पहुंचा हूं। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी वह जमीन अब अपने पास बिल्कुल नहीं चाहिए। जिस उद्देश्य से मैंने वह खेत खरीदा था वह पूरा नहीं हो पाया। उल्टा अब मुझे उसमें नुकसान ही दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने ठान लिया है कि मैं वह खेत वापस तुम्हें ही लौटा दूं। मैंने तुम्हें उस समय जो 1000 सोने के सिक्के दिए थे, वे तुम मुझे लौटा दो और अपनी जमीन वापस ले लो। क्या कह रहे हैं सेठ जी? आपने खुद अपनी मर्जी से वह खेत खरीदा था और उसके बदले में आपने मुझे पूरे 1000 सोने के सिक्के दिए थे। अब तो वह लेन देन पूरा हो चुका है, और सच कहूं तो उन सिक्कों का मैंने पहले ही उपयोग कर लिया है। घर की मरम्मत, बच्चों की पढ़ाई और कुछ पुराने कर्ज चुकाने में मेरे पास अब केवल 200 सिक्के ही बचे हैं। अगर आप जमीन मुझे फिर से देना चाहते हैं तो मैं आपको पूरे 1000 सिक्के तो नहीं दे पाऊंगा। मैं तो केवल यही 200 सिक्के दे सकता हूँ। रामेश्वर, ये कैसा मजाक कर रहे हो? मैंने तुम्हें एक एक सिक्का गिनकर दिया था, पूरे 1000, और अब तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हारे पास सिर्फ 200 सिक्के बचे हैं। इतना बड़ा घाटा मैं कैसे सह लूंगा? तुम तो जानते हो ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं था। ये तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खरीद थी। सेठ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा।
मेरे पास अब केवल यही 200 सिक्के हैं। मैं आपको और देने की स्थिति में नहीं हूं। आप चाहें तो इस खेत को अपने पास रख लीजिए, लेकिन अगर आप मुझे लौटाना ही चाहते हैं तो मेरी सामर्थ्य बस इतनी ही है। साहूकार का मन विचलित होने लगता है। वह मन ही मन सोचता है, अब क्या करूं? अगर रामेश्वर सच कह रहा है और उसके पास सच में सिर्फ 200 सिक्के ही हैं, तो मुझे मानना ही पड़ेगा। मैंने तो उसे पूरे 1000 सिक्के दिए थे। इतने कम में खेत लौटाना तो बहुत बड़ा घाटा होगा। परंतु किशन ने चेतावनी दी थी कि अगर यह जमीन मेरे पास रही तो मेरा सर्वनाश निश्चित है। उसने कहा था कि यह खेत मेरे लिए विनाश का कारण बनेगा, और मैं जानता हूं कि किशन व्यर्थ की बातें नहीं करता। नहीं, मैं यह खेत अपने पास नहीं रख सकता। चाहे जैसा भी घाटा हो, मुझे आज ही रामेश्वर को यह जमीन लौटानी होगी। ठीक है रामेश्वर, बहुत सोचने के बाद मैंने निर्णय लिया है। तुम मुझे अपने पास बचे ये 200 सोने के सिक्के दे दो और इस खेत को वापस ले लो। यह सुनकर रामेश्वर का चेहरा खुशी से चमक उठता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मात्र 200 सिक्कों में उसका खेत वापस मिल जाएगा। वह खुशी से उछल पड़ता है और तुरंत अपने दोस्त किशन को ढूंढता है। किशन, सच में तुमने कमाल कर दिया। जहां मैं अपना खेत हमेशा के लिए खो चुका था, वहीं तुमने अपनी सूझबूझ और सलाह से मुझे फिर से मालिक बना दिया, और वो भी सिर्फ 200 सिक्कों में। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। अगर तुम मुझे चेतावनी न देते तो मैं आज जीवन भर के लिए अपनी जमीन से वंचित हो जाता। खुश होकर रामेश्वर खेत में और अधिक मन लगाकर मेहनत करने लगता है। उसी दिन खेत में हल चलाते समय उसकी नजर अचानक मिट्टी के नीचे दबे एक घड़े पर पड़ती है। वह घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ होता है। यह देखकर रामेश्वर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह दौड़कर घर जाता है और अपनी पत्नी सीता को यह अद्भुत समाचार सुनाता है। सच कह रहा हूँ सीता, मैं बहुत गलत था। मैंने जाने इस खेत को कितनी बुरी बुरी बातें कही थीं। मैं इसे मनहूस समझता था, लेकिन आज इसी खेत ने मुझे अपार दौलत दी है। अब हमारे पास इतना धन है जितना पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगा, और यह सब संभव हुआ है मेरे दोस्त किशन की वजह से। अगर उसने मुझे आगाह न किया होता तो यह खेत साहूकार के पास चला जाता और यह धन कभी हमें न मिलता। अब मैंने समझ लिया है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। धैर्य और सही सलाह ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। इस कहानी की सीख यह है कि मुश्किल हालात में भी धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, और जल्दबाजी या गुस्से में किए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। सही योजना और सलाह से ही मुश्किलों से निकला जा सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।